हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। आप लोगों को मैंने पिछले सेशन में तो बताया ही था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द क्लासेस 9th to 12th फ्रॉम दिस एकेडमिक सेशन 21 to 22। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट दिस सेशन। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूं, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि मैं आज आप लोगों के लिए लेने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हैं बच्चों, क्या हेडिंग लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स बाय ओपे गुप्ता इंदिरा अवार्ड विनर, दैट इज मी। ओके बच्चों, और यहां पर इस इमेज में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन रिक्वायर्स नॉलेज। Okay, it gives you task and it develops your attitude based on understanding, analyzation skills and evaluation skills of you people। और ये सारी चीजें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट है बच्चों। यानी यहां पर कंसेप्चुअल डेवलपमेंट जरूरी है, कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ जरूरी है। आप जो भी चीजें सीखने वाले हैं उस चीज का इंप्लीमेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। यहां पर जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। आपको सोचना पड़ेगा, कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ जरूरी है। अगर कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ आप लोगों की नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात। यहां पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। आर यू गेटिंग? पिछले सेशन में सारी बातें बताई थी मैंने। सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये बिल्कुल नई चीज थी। पैसेज टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगा मैं आज। पिछले सेशन में जो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को शो किए थे, उन्हीं एग्जांपल्स का सबसे पहले मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं आज के सेशन में। और आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं चैप्टर वाइज भी आप लोगों के लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, इस टाइप की चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा, ताकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं ये चीज आप लोग समझ पाएं और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों की बनी रहे, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रहे बच्चों। ठीक है, डरना मत। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या चीज होते हैं, हवा मत बनाना इसका। बिल्कुल सिंपल चीज है, बस ये है कि इसके फायदे बहुत हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको हर चीज ध्यान से सीखनी पड़ेगी, हर चीज कंसेप्चुअल लेवल पे सीखनी पड़ेगी। रट्टाफिकेशन वाला काम अब आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो ये रहा जी पहला क्वेश्चन। बेसिकली ये आज का पहला क्वेश्चन नहीं है, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है ना एग्जांपल्स। जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के लिए सेशन लिया था इन विच आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंड द न्यू इवेल्युएशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई फॉर द एकेडमिक सेशन 21 to 22। तो उस सेशन में जो मैंने आप लोगों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिखाए थे ना, कि भाई ये तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, दो तीन एग्जांपल दिखा दिए। केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं। तो वो सब चीजें मैंने आपको दिखाई थी। तो सबसे पहले उन्हीं का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो जैसे कि क्वेश्चन 1 आप देख पा रहे हैं बच्चों, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 1 यानी रिलेशंस एंड फंक्शन ऑफ क्लास 12। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, आपको एक फंक्शन एफ दिया हुआ है विच इज मॉडुलस फंक्शन, वो तो आपको दिख ही रहा है। आपको एक फंक्शन जी दिया हुआ है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर g ऑफ -7/3 की वैल्यू निकाल के रख लो, ये आपके काम आएगी। ठीक है, g ऑफ -7/3 मतलब क्या हुआ कि gx में x की जगह -7/3 डाल दो। अब -7/3 इनफैक्ट ये क्या होता है बच्चों, -7/3 इज -2 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू -3 होगा बच्चों। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर मैंने बहुत से लेक्चर लिए हुए हैं, उनका लिंक भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सीखने को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर मैं f ऑफ -7/3 निकालूं, तो यहाँ पर fx को अगर आप देखेंगे तो वो तो मॉडुलस फंक्शन है, यानी -7/3 मॉड के अंदर लगा दो तो आंसर आ जाएगा 7/3, है ना। मॉडुलस में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बाहर निकल के वो पॉजिटिव ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पर 7/3 आपको दिख ही रहा है। अब जरा इस चीज को देखते हैं कि ये कह क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एफ ओ जी ऑफ -7/3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ -7/3। देखो ऐसे, बात समझ आई। फिर माइनस जी ऑफ एफ ऑफ -7/3, यानी इसको हम लोग देखो इस तरीके से लिख सकते हैं।
और इन सब की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है। g ऑफ -7/3 मतलब -3 मैंने फाइंड किया है, और यहाँ पर ये बन जाएगा आपका -7/3 का फंक्शन f में इनपुट करने पे हमें मिला था 7/3, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये f ऑफ -3 यानी अगेन मॉडुलस ऑफ -3 हो जाएगा, और ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7/3, ठीक है बच्चों। तो ये तो 3 दे देगा और ये आपको 2 दे देगा। बात समझ आ रही है? 3 - 2 यानी 1, यानी 1 का मतलब हुआ ऑप्शन ए सही हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। बात समझ आ रही है? तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें मॉडुलस फंक्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की भी नॉलेज है तो, यानी डायरेक्टली एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये, यहाँ पर कुछ अलग अलग चीजें भी आपको सीखने को मिली, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, और फिर जाके कंपोजिट फंक्शन के बारे में आप लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज की। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर ब्रिज टाइप क्वेश्चन बनते हैं जहां पर एक से ज्यादा कंसेप्ट्स यूज होते हैं बच्चों, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये तो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, यानी चैप्टर 2 में से। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? अच्छा, मुझे याद आया, चैप्टर 2 में से मैंने बहुत सारे एमसीक्यू टाइप के सेशंस भी रिकॉर्ड किए हुए हैं, जिसमें प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उनको चेक कर लेना। वंस यू गो थ्रू दोज वीडियोस, और अगर आपको दिखे कि वो वीडियोस 2020 to 21 वाले सेशन के बच्चों के लिए है, तो एक बार ध्यान से देख लेना। उन वीडियोस में मैंने ये भी बोला हुआ है कि ये सारी क्वेश्चंस, ये सारे वीडियोस अपकमिंग सेशंस के लिए भी हैं, यानी वो वीडियोस 21 to 22 वाले सेशन के बच्चों के लिए भी हैं, यानी आप लोगों के लिए है, अगर आप इस सेशन में स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है बच्चों? हमें फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और हमें एफ ऑफ एक्स इज रियल, यानी एफ ऑफ एक्स रियल कब होगा ये बताना है। भाई सुनना ध्यान से, सबसे पहली बात, सीकेंट इनवर्स एक्स के लिए अगर हम देखें तो ये डिफाइंड कब होता है? ये डिफाइंड अपने डोमेन में ही होगा। तो इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर जिसमें -1 से 1 के बीच वाले नंबर्स नहीं आते, ठीक है, यानी ये वाली वैल्यूज एक्सक्लूड करनी पड़ती है। यहाँ पर tan इनवर्स एक्स फंक्शन भी है बच्चों। तो tan इनवर्स एक्स फंक्शन, वेल इसका डोमेन क्या होता है बच्चों? तो इसका डोमेन तो x बिलोंगिंग टू r होता है। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करके फाइनली आपसे कहूं कि भाई मुझे ये बताओ कि डोमेन ऑफ द फंक्शन fx ये क्या होगा? तो ये होगा x बिलोंगिंग टू r एक्सक्लूडिंग -1 से 1, यानी इसका और इसका दोनों का हम क्या कर लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो यही आ जाएगा। तो ये जो आपको मिला ये आपके फंक्शन fx का डोमेन है बच्चों। तो इसी इंटरवल में आपका ये जो फंक्शन fx है वो रियल होने वाला है। लेकिन अगर मैं देखूं अपने गिवन ऑप्शन में तो ऐसा कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सोचेंगे कि नन वाले को टिक लगा दिया जाए, लेकिन जरा रुको ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं। ये रहा नंबर लाइन, ये -1 और ये 1, ठीक है। यहाँ आप -∞ शो करते हैं और यहाँ +∞ आप शो करते हैं। तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग इसने बोला कि सारे रियल नंबर होंगे -∞ से ∞ के बीच वाले, लेकिन उसमें इस इंटरवल के नंबर हमें छोड़ने पड़ेंगे। मतलब 1 ले सकते हैं या 1 से बड़ा नंबर लो, -1 ले सकते हैं या -1 से छोटा नंबर लो। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो इंटरवल आपको मिला है ना इस फंक्शन fx के डोमेन के लिए, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न लाइक दिस, यानी x बिलोंगिंग टू -∞ से -1, जहां पर -1 आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, यूनियन 1 से लेकर ∞, इस तरीके से। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से भी इस फंक्शन का डोमेन लिखा जा सकता है, और इस डोमेन में से कोई भी वैल्यू अगर फंक्शन में डालेंगे तो फंक्शन विल बी रियल, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखो अपने गिवन ऑप्शंस को, और अब अगर आपको कोई ऑप्शन दिखे बिल्कुल मैच करता हुआ तो मुझे बता दो। तो ये रहा जी ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। समझे? क्वेश्चन 2 का भी सॉल्यूशन हो चुका है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात क्या है कि अगर आपको डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक मजे की बात बता रहा हूं, ज्यादातर बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ना रेंज याद होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज, ये तो ज्यादातर बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन डोमेन वाली चीजें अरे छोड़ो ना, इस पे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे। लेकिन अब आप लोग अलर्ट हो जाइए, मैंने बता दिया है आपको कि यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्ड करनी होगी, कंसेप्चुअल नॉलेज पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी।
जो भी नॉलेज आप गेन करेंगे उसका एप्लीकेशन इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इन दिस एकेडमिक सेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं बच्चों। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन चैप्टर 3 यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला जो टॉपिक है उसमें मैट्रिक्स वाले टॉपिक का ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया है बच्चों कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो आपको बताना है कि ये क्या होगा। गिवन ऑप्शंस आपके सामने हैं भाई, सुनना, ए और बी आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो इसका मतलब ए विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ये बात तो ध्यान रखना, ठीक है। इसे पूरे को आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तुक्काबाजी भी चल सकती है, लेकिन तुक्काबाजी करोगे तो हर तुक्के के सही होने के प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/4 होगी बच्चों। यानी अगर आप रिस्की गेम खेलना चाहते हैं तो तुक्काबाजी करो, और अगर आप श्योर शॉट गेम खेलना चाहते हो तो कंसेप्चुअली सारा काम करके देखो। कुछ क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आंसर आप लिख पाएंगे, मेंटली आप एनालाइज कर पाएंगे, लेकिन कुछ जगह पे आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो चलिए भैया इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर ये जो आपका मैट्रिक्स यानी ए बी माइनस बी ए, इसके बारे में पूछा गया है कि ये नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो मैं सबसे पहले इसे ना मैट्रिक्स पी मान लूंगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का नेचर पता करने के लिए बोल रहा है ना, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलकर गिवन मैट्रिसेस को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला गया है, और उसके बाद किसी और मैट्रिक्स के नेचर के बारे में पूछा गया है। तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना उस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स पी मान लो और फिर ट्रांसपोज ले लो। जैसे ही मैं यहां पर ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना, आरएचएस में क्या होगा, सबसे पहले तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, देखो इस तरीके से। अब ए बी का होल ट्रांसपोज है, ये बनेगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यहां पर बी ए का होल ट्रांसपोज है यानी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, इस तरीके से मिल जाएगा। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं और वहां पर हमने क्या सीखा उसको देख लेते हैं। तो उसकी हेल्प से हम लोग कह पाएंगे कि बी ट्रांसपोज का मतलब बी है, ए ट्रांसपोज का मतलब ए है, ऐसे ही ए ट्रांसपोज का मतलब ए और बी ट्रांसपोज का मतलब बी, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। यहां पर अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो हमें मिलेगा ए बी माइनस बी ए। और जरा यहां पर ध्यान से देखो, अब इसके बाद जरा इस वाले स्टेप पे गौर से देखो, और आपने इसको मैट्रिक्स पी माना हुआ था, यानी जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है, यानी इस तरीके से मिल जाएगा, विच फर्दर कैन बी रिटन एज पी इक्वल टू माइनस ऑफ पी ट्रांसपोज। और अगर ऐसे आप लोग लिखेंगे तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि P इज सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। बताओ, अब तो मैंने लिख ही दिया। तो P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझे। और P का मतलब क्या है, ए बी माइनस बी ए, जैसा कि आप यहां पर देख ही रहे हैं, जो मैंने यहां पर सबसे पहले एजम्पशन लिया है। यानी ये जो मैट्रिक्स होगा ए बी माइनस बी ए, ये कैसा मैट्रिक्स होगा, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए जरा, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो चलो जी दिखाते हैं आपको अगले टाइप के क्वेश्चंस, यानी केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस अंडर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वैसे बच्चों अगर आप लोगों को पता हो तो हमारे चैनल पे केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए तो मैंने अलग से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिस प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के आपके लिए मैं दे दूंगा, आप लोग उस प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिलेबस का एक अच्छा सा पोर्शन कर लोगे ना, तब जाके आप उन सारे क्वेश्चंस के वीडियोस को देख के समझ सकते हो। जैसे वहां पर चैप्टर 6 के ऊपर भी क्वेश्चंस है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर मैंने केस स्टडी क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहां पर केस स्टडी टाइप के। तो अब ये चैप्टर जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप उन वीडियो लेक्चर्स को समझ नहीं पाओगे, बट एक समय आने पे आप उन सभी वीडियो लेक्चर्स को देखकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये मैंने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाले कंसेप्ट के ऊपर लिया हुआ है, यानी ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। चलिए जरा पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। On her birthday, Seema decided to donate some money to children of an orphanage home. ठीक है, अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल आप लोगों को भी करना चाहिए, हेल्प तो करनी चाहिए उन बच्चों की जो ऑर्फनेज होम में रहते हैं। चलिए आगे क्या बोला गया है कि इफ देयर वर 8 चिल्ड्रन लेस,
यानी अगर 8 बच्चे कम होते तो हर बच्चे को 10 रुपए ज्यादा मिलता। ओके, लेकिन अगर 16 स्टूडेंट ज्यादा होते, 16 बच्चे ज्यादा होते तो हर बच्चे को 10 रुपए कम मिलता। ये तो इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, आगे बोला गया है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसे x मान लिया जाए, और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सीमा फॉर वन चाइल्ड, इसे y मान लिया जाए। यानी कितने बच्चे हैं टोटल, तो x बच्चे, और हर बच्चे को कितने रुपए मिले, तो y रुपीज मिले। अगर ये अजम्पशन रखी जाए तो अब इस गिवन सिचुएशन के हिसाब से यहां पर क्या क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको साइड में लिख के दिखा देता हूं। तो ये पहली कंडीशन थी, यहां पर इसने बोला कि अगर 8 बच्चे कम हो जाएं, ठीक है, अगर 8 बच्चे कम हो जाएं तो यहां पर हर बच्चे को 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है। बच्चों, हर बच्चे को 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है, मतलब क्या हुआ कि y प्लस 10। लेकिन ध्यान से सुनना, आपके पास टोटल बच्चे x हैं और आपके पास टोटल अमाउंट y है, तो यहां पर जो पैसे आप लोग खर्च करेंगे ना, यानी सीमा जो पैसे खर्च करेगी वो बनेगा x इंटू वाई। बात समझ आ रही है? यानी उसके पास पैसे तो लिमिटेड होंगे भाई, मान लो 100 रुपए होंगे, 500 रुपए होंगे, पैसे तो लिमिटेड होंगे। लेकिन यहां पर उसने कंडीशन क्या बता दी है कि अगर 8 बच्चे कम होंगे तो हर बच्चे को ना 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जितने भी ज्यादा रुपए मिले चाहे कम रुपए मिले, भाई जितना उसकी पॉकेट में रुपीस होंगे ना, सीमा के पास जितने अमाउंट होगा उतना ही तो वो बच्चों को यहाँ पर गिफ्ट में देगी या डोनेट करेगी। तो वो कितना अमाउंट डोनेट कर सकती है बच्चों, तो वो x इंटू वाई इतना अमाउंट टोटल डोनेट कर सकती है। मतलब ये पूरा x इंटू वाई के ही इक्वल होगा। एट द सेम टाइम यहां पर एक और कंडीशन है कि अगर 16 स्टूडेंट ज्यादा होते, 16 बच्चे ज्यादा होते तो हर बच्चे को 10 रुपए कम मिलते। लेकिन अगेन ये पूरा प्रोडक्ट करने पे जो टोटल अमाउंट आता वो उसके ही इक्वल आता जितना उसके पॉकेट में है। मेरी बात समझ आ रही है? हमें इसको सॉल्व करना होगा या नहीं, देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा और इसको समझते हैं। चलिए बच्चों, यहां पर फर्स्ट पार्ट जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं क्या बोला हुआ है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, जो इंफॉर्मेशन अभी आपने पढ़ी है आपको ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, फर्स्ट पार्ट, द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आर। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ये इक्वेशंस पता की थी, तो ये इक्वेशंस एक्स और वाई की टर्म्स में ही है। इसको सिंप्लीफाई करते हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो चलिए मैं एक बार ये इक्वेशन रीराइट कर लेता हूं आप लोगों के लिए। तो ये रहे जी आपकी इक्वेशंस। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं ये रही आपकी इक्वेशन, जो कि पिछले पेज से ही मैं लेकर आया हूं। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करते हुए देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जरा फर्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड इक्वेशन को। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले को सबसे पहले देखा जाएगा, तो जरा मैं LHS में x माइनस 8 इंटू वाई प्लस 10 इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर बनेगा एक्स वाई प्लस 10x माइनस 8y माइनस 80 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 10x माइनस 8y माइनस 80 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये पूरा आपका 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो 5x माइनस 4y माइनस 40, नाउ दैट इज इक्वल टू 40। इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले को अगर हम देखें तो वहां पर क्या बनेगा, xy माइनस 10x प्लस 16y माइनस 160, नाउ दैट इज इक्वल टू xy। फिर से x इंटू वाई, और यहाँ पर देखो कैंसल आउट होने वाले हैं। जो बचेगा उसमें मैं क्या करूंगा, -2 से एक बार डिवाइड कर दूंगा। तो -2 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा आपका 5x, ये बनेगा -8y, और ये बनेगा आपका -2 से डिवाइड होने पे प्लस का 80, यानी साइड चेंज करोगे तो माइनस का 80 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशंस तो आपको मिल चुकी हैं, लेकिन गिवन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 5x माइनस 4y इक्वल टू 40, 5x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80। ये लो जी, पहले वाला ऑप्शन ही ठीक हो गया। मजे की बात, पहले वाला ही ऑप्शन ठीक हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा जी सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, पढ़ते हैं ध्यान से। Which of the following matrix equation represent the information given above? यानी ये फर्स्ट पार्ट में आपने जो इक्वेशंस बनाई है ना बच्चों, तो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा मैट्रिक्स इक्वेशन यहाँ पर हमें दिया गया है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर गिवन इक्वेशंस को एक बार और रीराइट कर लेता हूँ ताकि मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख पाऊं। तो ये इक्वेशन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए एज्यूम कर लेते हैं, जहां पर हम लोग एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स होते हैं गिवन इक्वेशंस में उनको लिखते हैं, यानी इस तरीके से लिखा जाता है। फिर एक मैट्रिक्स एक्स लेते हैं जहां पर हम सिर्फ वेरिएबल्स को लिखते हैं, और एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जहां पर हम कांस्टेंट टर्म्स को लिखते हैं, यानी इस तरीके से आ जाता है। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। अब यहां पर होता यह है कि a इंटू एक्स इक्वल टू बी, ऐसा हमें मिलता है।
तो जरा देख लो एक बार, यहाँ पर a मतलब 5, 5 माइनस 4 माइनस 8, यहाँ पर मैट्रिक्स x यानी ये रहा जी, और ये मैट्रिक्स b यानी ये रहा जी। तो अब ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? पहले वाले में तो नहीं दिख रहा मुझे, यानी ये गया। दूसरे वाले में ये तो ठीक है, लेकिन RHS में देखो ये 80, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और जरा हम तीसरे वाले में देखें तो तीसरे वाले में बिल्कुल सेम मैच कर रहा है बच्चों, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड के लिए, सेकंड पार्ट के लिए। बात समझ आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं, जरा थर्ड पार्ट में देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है? तो ये रहा जी थर्ड पार्ट। यहां पर बोला हुआ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर गिवन सम मनी बाय सीमा इज, यानी बेसिकली आपको ये बताना है कि टोटल कितने बच्चे हैं वहां पर, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे सबसे नीचे देखो, यहां पर देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन x और टोटल अमाउंट गिवन टू वन चाइल्ड, इसे y माना गया है, समझे? तो ये हमारी इक्वेशंस बनी थी बच्चों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। मैट्रिक्स की हेल्प से हमने इक्वेशन बना रखी है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। आपका अगर मन करे, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर आपका मन करे तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या तो आप मैट्रिक्स मेथड यूज करो या फिर डायरेक्टली ही कर दो। अब डायरेक्टली कैसे करोगे? डायरेक्टली वैसे करोगे जैसे आप 10th क्लास में कर चुके हो, यानी एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक बार अपनी इक्वेशंस को मैच कर लूं मैं, सही है ना? 5x माइनस 4y 40 आ गया, 5x माइनस 8y माइनस 80 आ गया, बिल्कुल सही है। तो यहां पर कैसे करोगे आप लोग? एलिमिनेशन मेथड से करोगे या किसी और मेथड से करोगे? चलिए मैं तो मैट्रिक्स मेथड से ही कर दूंगा। तो यहां पर हमें पता है, हमें लिखना पड़ेगा x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो a इनवर्स बड़े आराम से आएगा क्योंकि मैट्रिक्स a हमने ये लिखा हुआ था। मैं यहां पर मैट्रिक्स कंसेप्ट से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैट्रिक्स कंसेप्ट आपके 12th में आपने सीखा है, लेकिन आप इसे एलिमिनेशन मेथड से भी इसलिए कर सकते हो क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। यहां पर प्रोसेस उतना मैटर नहीं करता जितना मैटर आपके ऑप्शंस मैटर करते हैं कि करेक्ट ऑप्शन आपने लिखा है कि नहीं। रफली काम कर लो साइड में और यहां पर डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन लिख दो, समझे? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। लेकिन अपने स्कूल में करोगे, आपके स्कूल का टीचर आपको क्या बोल रहा है उसके हिसाब से काम कर लेना। अगर स्कूल का टीचर बोलता है कि ना ना ना, ऐसे क्वेश्चन में भी आपको मैट्रिक्स मेथड का यूज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशंस को, तो भाई फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है। एनीवे लेट्स मूव हियर। तो a इनवर्स निकालेंगे तो a इनवर्स बड़े आराम से आ रहा है बेटा। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लो, तो ये बनेगा 5 इंटू माइनस 8 यानी माइनस का 40 और ये प्लस का 20 यानी माइनस का 20 ही आ जाएगा। तो 1 अपॉन माइनस 20, और यहाँ पर एडजॉइंट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज, नॉन डायगोनल वालों का साइन चेंज, ऐसे आएगा। और मैट्रिक्स भी यानी आपका 40 और ये माइनस 80, ठीक है बच्चों। अब यहां से एक काम करो, यहां पर मैट्रिक्स x है ना, इस वाले मैट्रिक्स में से यानी 40 और माइनस 80 आपको दिख रहा है, इस पूरे मैट्रिक्स में से ना 40 कॉमन ही ले लो। अरे ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है। जैसे ही 40 कॉमन लोगे, बाहर आपको ये दिख रहा है ना 1 अपॉन माइनस 20, तो यहां पर आ जाएगा 40 अपॉन माइनस 20, ठीक है। अच्छा, ये कॉमन लेने वाला काम मैंने इसलिए करने के लिए बोला आप लोगों को क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे ही 40 कॉमन लेगो, देखो इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनने वाला है, समझे? अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, बाहर -2 हो जाएगा, है ना? 40 और ये 20 कैंसिल होंगे और नेगेटिव आपको दिख ही रहा है। चलिए बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा -8 और 4 इंटू -2 यानी ये भी -8 यानी माइनस का 16। यहां पर बनेगा -5 और ये -10 यानी माइनस का 15, ठीक है। अब जैसे इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 32 और ये 30, और यहां पर मैट्रिक्स x क्या है? तो ये रहा जी मैट्रिक्स x, जैसा कि आपने यहां पर अजम्पशन लिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये रहे जी अजम्पशंस, ठीक है, सेकंड पार्ट में। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों ही तरफ, है ना, यहां पर कंपैरिजन करेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो x की वैल्यू 32 एंड y की वैल्यू 30 आ जाएगी। वैसे ये वैल्यूज रुपीज में आएगी, y की वैल्यू रुपीज में आएगी, समझे? y वाली वैल्यू, क्योंकि y यहाँ पर अमाउंट था जो कि एक बच्चे को देगी सीमा अपने बर्थडे गिफ्ट के रूप में, समझे? और यहाँ पर ये क्या था? x क्या था? तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन था। आपको यहाँ पर यानी थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही पूछा गया है जिनको सीमा कुछ पैसे देने वाली है। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी थी यानी 32, दैट मीन्स ऑप्शन डी सही हो गया आपके इस वाले पार्ट के लिए। बात समझ आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं, जरा फोर्थ पार्ट में देखते हैं इन्होंने क्या पूछा हुआ है। तो फोर्थ पार्ट में पूछा हुआ है हाउ मच अमाउंट इज गिवन टू ईच चाइल्ड बाय सीमा। तो जरा पिछले पार्ट में चलो, और यहां पर मैं आपको बता ही रहा था कि y की वैल्यू यानी 30 आ रही है जो कि रुपीज में आएगी, जो कि क्या है कि टोटल अमाउंट गिवन बाय सीमा टू ईच चाइल्ड। यहां पर दोबारा देख लो, सबसे नीचे देखो बेटा, सबसे नीचे देखो, यहां पर ये देखो
है ना, अमाउंट गिवन टू ईच चाइल्ड, यानी एक बच्चे को अमाउंट कितना मिलने वाला है, तो y रुपीज। तो यानी हमें y की वैल्यू पता करनी है, तो y की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही होगी। y की वैल्यू क्या है बच्चों, तो y की वैल्यू है 30। तो इसको देख के चलो और अपने फोर्थ पार्ट का आंसर दे दो। तो फोर्थ पार्ट में क्या आंसर आ जाएगा, 30, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा फोर्थ पार्ट के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा फिफ्थ पार्ट में देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है, हाउ मच अमाउंट सीमा हैज टू स्पेंड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द ऑर्फनेज होम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोटल आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, जिसको x माना गया था, और अभी आप लोगों ने सॉल्व करके पता किया है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन x यानी 32, ये आपने देखो यहाँ पता किया था। ठीक है ना, x की वैल्यू। अच्छा, फिर यहाँ पर हर बच्चे को कितना पैसा मिलेगा, यानी एक बच्चे को कितना पैसा मिलेगा, वो आपने यहाँ पर आंसर किया है, यानी एक बच्चे को 30 रुपीज मिलने वाले हैं। यानी अमाउंट गिवन टू ईच चाइल्ड लिख दो या वन चाइल्ड लिख दो। ठीक है, तो ये कितना बनने वाला है, y रुपीज, यानी ₹30। समझे, y की वैल्यू आपको बताने हैं टोटल अमाउंट दैट सीमा हैज टू स्पेंड हियर। तो ये क्या बनेगा, x इंटू वाई, यानी 32 इंटू 30। चलो बेटा सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा, 0 फ्री में, और यहाँ पर आपका 96 बन जाएगा। सो दिस मस्ट रुपीज। ठीक है, तो ₹960। ठीक है ना, तो ₹960, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो गया फिफ्थ पार्ट के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब क्या बचा हुआ है इस सेशन में, तो आपको तो याद ही होना चाहिए, हमने सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन का भी एग्जांपल आपको दिखाया था। तो यानी सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन के एग्जांपल का भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये रहा जी सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन का एग्जांपल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं एक बार, जो भी आपका पैसेज है। तो ये पैसेज आपके चैप्टर 6 में से लिया गया है, विच इज अ पोर्शन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पार्ट फर्स्ट ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स। जाहिर सी बात है यार, चलिए पढ़ते हैं जरा। एज्यूमिंग दैट टू शिप्स फॉलो द ग्राफ ऑफ कर्व y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx। ठीक है, दो शिप्स हैं जो कि इस कर्व के ऊपर घूम रहे हैं, fx एंड gx वाले कर्व के ऊपर। लेट द टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट। दोनों कर्व पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायग्राम में देख लो एक बार। ठीक है, और वहां भी बताया हुआ है पॉइंट ए यानी अल्फा कोमा बीटा। When we draw tangents to these curve at the point of intersection, इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट ए पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो एक टेंजेंट T2 यानी सेकंड कर्व के लिए, और एक टेंजेंट T1 यानी फर्स्ट कर्व के लिए आपको मिल गया। तो यहां पर आगे बोल रहा है कि देन द एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट्स इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द टू कर्व। यानी जो टेंजेंट के बीच में एंगल बनेगा वही दोनों कर्व्स के बीच में बनेगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि पॉइंट ए यहां पर बोला गया है। ठीक है, ये तो आपका इंफॉर्मेशन हो गया। अब चलते हैं जरा आगे, देखते हैं हमें क्वेश्चंस कैसे मिलने वाले हैं। तो यहां पर बोला हुआ है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कर्व्स y इक्वल टू x स्क्वायर एंड x इक्वल टू y स्क्वायर। यानी ये दो कर्व आपको दे रखी हैं, इनके रेफरेंस में आपको यहां पर सॉल्यूशन करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पार्ट्स आपके सामने आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट ये रहा जी, पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द अबोव कर्व्स, ये रही आपकी कर्व्स। इन दोनों कर्व्स के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही कर्व को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आप एक काम करो, यहां से y की वैल्यू को निकाल के इसमें डाल दो। ठीक है, आपका मन करे तो x की वैल्यू को भी डाल सकते हो, इस वाले में से निकाल के इसमें डाल सकते हो x की वैल्यू। फिलहाल मैंने y की वैल्यू डालने का डिसीजन लिया। तो यहां पर क्या बनने वाला है बच्चों, सो दिस विल बी x इक्वल टू x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा x की पावर 4 इक्वल टू x। यहां पर कैंसिलेशन मत कर देना बच्चों वेरिएबल्स को, है ना, कि x से x की पावर 4 कटेगा तो x क्यूब इक्वल टू 1 मिलेगा। ऐसा करोगे ना तो दिक्कत ये आएगी कि आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाएगा। वेरिएबल टर्म्स को हमें कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, देखो ना मैंने क्या किया, साइड चेंज किया है। अब यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो हमें मिलेगा x क्यूब माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, x क्यूब माइनस 1 मिलेगा भाई ऐसे। ठीक है, तो यहां से पता चला कि या तो x 0 होगा या x क्यूब माइनस 1 0 होगा। इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लो, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। समझे, तो इस तरीके से आ जाएगा। ये वाला ब्रैकेट आपको कभी भी रियल सॉल्यूशन देगा नहीं,
यानी यहां से मतलब हुआ कि x माइनस 1 ही जीरो हो सकता है, ये वाली चीज कभी जीरो नहीं होगी, ये वाला सेकंड फैक्टर कभी जीरो नहीं होगा बच्चों, ठीक है। यहां से अगर x माइनस 1 जीरो होगा तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो x की वैल्यू 1, यानी एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा। जब x जीरो होगा तो y कैसे निकालोगे, तो यहां डाल दो, जब x जीरो होगा तो y आपका जीरो आ रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है मुझे, ठीक है। यानी इसको देखकर मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से ही कोई एक ठीक होगा। अब कौन सा ठीक होगा वो तो आप लोग मुझे बताएंगे। एनीवे, फिलहाल मैंने x की जगह जीरो पुट करके तो y की वैल्यू निकाल ली है। अब जरा x की जगह 1 डालो, जैसे x की जगह 1 डालोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? यानी यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक बात सुनना, अगर आप x की जगह 1 डालोगे इस वाले इक्वेशन में, इसमें डालोगे अगर x की जगह 1 तो y की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1। मैंने x की जगह 1 इस वाले इक्वेशन में डाला तो y की वैल्यू मुझे सिर्फ 1 ही मिली है, यानी ये आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिले हैं। तो फिर ये x की वैल्यू 1 हम इस वाले इक्वेशन में क्यों नहीं डालेंगे? मुझे कमेंट करके बताना आप लोग एक बार, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सेकंड पार्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द गिवन टू कर्व्स वुड इंटरसेक्ट। देखो पहला पॉइंट क्या आया था 0,0, दूसरा पॉइंट क्या आया था 1,1। तो टोटल कितने पॉइंट्स हुए जहां पर आपके दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे? तो टोटल 2 पॉइंट्स हुए, समझे? टोटल 2 पॉइंट्स हुए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, सेकंड पार्ट में आंसर लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, यहां पर थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या बोला हुआ है। द स्लोप ऑफ द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द गिवन कर्व्स इज, ठीक है जी। यहां पर सबसे पहले हमें स्लोप जब निकालना होगा तो सबसे पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 ही आएगा, y स्क्वायर का 2y और फिर यहां पर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? तो 1 अपॉन 2y। यहां पर इसने आपसे ना स्लोप पूछा हुआ है बेटा, लेकिन स्लोप कहां पूछा हुआ है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पूछा हुआ है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था बच्चों? तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया हुआ था, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया हुआ था। तो इस पे जब स्लोप निकालने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट कर देना पड़ेगा, समझे कि नहीं? ये पॉइंट पुट करना होगा। सेम कहानी यहां पर, ठीक है। यानी डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डाल दो, तो जब ये वाला पॉइंट डालोगे तो 1/2 इंटू 1, वाई की जगह 1 यानी 1/2 आ रहा है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। लेकिन ये वाला डालोगे ना तो 1/2 और यहां पर ये 0 वाई की जगह, तो ये बनेगा 1/0, जिसे आप लोग क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड बोलेंगे। इन्फिनिटी मत बना देना, ऑप्शन देख लो एक बार, समझे? बात समझ आ रही है? तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? 1/2 एंड नॉट डिफाइंड। तो 1/2 एंड नॉट डिफाइंड जैसा कि आप देख रहे हैं, देखो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है बच्चों, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जरा, फोर्थ पार्ट में भी देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में ये रहा जी। अब यहां पर बोला हुआ है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स, ठीक है। दोनों कर्व के लिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन इसके लिए मुझे दोनों कर्व्स के स्लोप पता होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले इस वाले कर्व का हमने स्लोप पता किया है। देखो एक पॉइंट ए ले लो 0,0, तो इस पे इसका स्लोप आया था मान लो m1, तो इसका स्लोप आया था 1/0, ठीक है। दूसरे पॉइंट को a डैश बोल दो जो कि 1,1, तो यहां पर इसके स्लोप को m1 डैश बोलूंगा मैं, तो ये आया था 1/2। एक बार चेक कर लो, सही है ना? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपके पास एक कर्व और था, तो क्या था वो कर्व? चलो मैं दिखाता हूं। एक तो था x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहां पर देखो, ये देखो जी, ये तो हमने कर लिया, इसका स्लोप वगैरह तो निकाल लिया। एक था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी इसका भी काम करना पड़ेगा। तो चलो जी यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले के लिए भी बात कर लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका भी स्लोप निकालना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव कर लो dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर यानी 2x, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही यानी x इक्वल टू वाई स्क्वायर नहीं बेटा, अब ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इस वाले कर्व के लिए जब तुम 0,0 पे स्लोप निकालने जाओगे, इसे m2 बोल दो, तो ये बनेगा देखो यहाँ पर, ठीक है। 0,0 डाल दो तो 2 इंटू 0 यानी 0 ही आ जाएगा। अच्छा, फिर दूसरे पॉइंट पे यानी 1,1 वाले पे निकालोगे, इसे m2 डैश बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप 1,1 डालोगे 2x वाले में, तो 2 इंटू 1 यानी 2 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो अगर मैं पॉइंट ए पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं
तो सबसे पहले मैं m1 और m2 वाला स्लोप लूंगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट a डैश के ऊपर किस तरीके से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। यहां पर फॉर्मूला क्या यूज होगा बच्चों? द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज विल बी दिस फॉर्मूला। समझे? याद आया कुछ? ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए बच्चों काम शुरू करते हैं। यहाँ पर तो पॉइंट ए पे जैसे ही हम ये काम करेंगे, एंगल थीटा एज्यूम कर लेंगे दोनों ही कर्व के बीच में, m2 माइनस m1, तो यहाँ पर 0 माइनस 1/0 और नीचे 1 प्लस m1 यानी 1/0 और m2 यानी 0, इस तरीके से। ठीक है, तो ऊपर आपका क्या बनने वाला है? 0 माइनस नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन नीचे देखो क्या बनेगा? 1 प्लस 1/0 इंटू 0 यानी 1 प्लस 0। देखो नॉट डिफाइंड को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही रह गया, यानी डिनोमिनेटर में 1 आएगा। तो ओवरऑल ये मिलेगा आपको 1/0 मॉडुलस के बाहर। तो tan थीटा अगर नॉट डिफाइंड है तो थीटा आपका π/2 होगा। बात समझ आ रही है? इतनी बातें क्लियर है? ये बात ध्यान रखना कि ये मैंने क्या बताया आपको डिनोमिनेटर के लिए। ठीक है, अच्छा ये तो पॉइंट ए के ऊपर एंगल मिल गया। अब अगर मैं पॉइंट ए डैश की बात करूं, जो मैंने 1,1 एज्यूम कर लिया है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं tan थीटा निकालूंगा तो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे भाई? तो यहाँ पर m2 डैश और m1 डैश की बात की जाएगी, तो ये बनेगा 2 माइनस 1/2 और ये नीचे 1 प्लस 1/2 इंटू 2, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो ये बनेगा आपका 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी 3/2 आएगा। ठीक है, और नीचे आपका बनेगा 2 1 जा 2 प्लस 2 यानी 4/2। ठीक है, मॉडुलस के अंदर, तो फाइनली आपका 3/4 आ जाएगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू मिलेगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4। बात समझ आ रही है? tan इनवर्स 3/4 मिल जाएगा। तो tan इनवर्स 3/4 कहां पर है भाई? थीटा की जगह π/2, तो यहां पर भी है π/2, यहां पर भी है π/2, लेकिन tan इनवर्स 3/4 ऑप्शन सी में ही आपको दिख रहा होगा सिर्फ, यानी ऑप्शन सी सही हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बेसिकली इसमें क्या होता है? तो इसमें आपको एक पैसेज टाइप इंफॉर्मेशन गिवन होता है, जिसको यूज करते हुए आप लोग अपने गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं अपनी मैथमेटिशिया बुक्स के बारे में, जो कि 13th रिवाइज्ड एडिशन, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 13th रिवाइज्ड एडिशन में इस ईयर लॉन्च हुआ है, विच इज सुटेबल फॉर योर IIT-JEE एग्जामिनेशन, यानी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी सुटेबल है एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी सुटेबल है। बोर्ड प्लस एंट्रेंस दोनों टाइप की नीड्स के लिए सुटेबल है। दिस बुक ऑल्सो कंटेन्स केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस and all the questions in each exercises of each chapter has been given with detailed solution in this separate book. टोटल 1700 से भी ज्यादा पेज हैं बच्चों, 1700 से भी ज्यादा पेजेस हैं दोनों बुक्स में मिलाकर। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि इस बुक में चैप्टर्स का प्रेजेंटेशन कैसे किया गया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना। आपको कुछ फ्री चैप्टर्स के PDF लिंक्स मिल जाएंगे, उन लिंक्स पे क्लिक करके आप फ्री चैप्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड वंस यू डिसाइड टू ऑर्डर दीज 2 बुक्स, you can always send me a WhatsApp message on this contact number so that I can guide you how to get these books at your doorstep. Now, before I declare the closure of this session, let me ask you whether you have liked this video or not, if you have shared this video with all of your classmates or not, and if you have subscribed to this beautiful channel of yours or not. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। अब मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के साथ। चलिए बच्चों, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।